हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने SBI PO 2021 एग्ज़ाम क्लियर किया था। और इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि एक SBI PO क्या काम करता है। और जब मैं SBI PO था तो मैंने किस टाइप का काम किया था, क्योंकि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि SBI PO को क्लरिकल काम करना पड़ता है, क्या हमें अलग से केबिन मिलता है, क्रॉस सेलिंग करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। इसके अलावा जब आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो और कंफर्म हो जाते हो, उसके बाद आपका क्या काम होता है, आपका करियर प्रोग्रेशन क्या होता है और प्रमोशनल एस्पेक्ट्स कैसे होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप SBI PO एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपका 2 साल का प्रोबेशन स्टार्ट हो जाता है। और नॉर्मली इस 2 साल में आप 3 से 4 ब्रांचेस में काम करते हो। मेरे केस में मैंने 3 ब्रांचेस में काम किया था। पहली ब्रांच 6 महीने के लिए, दूसरी ब्रांच 6 महीने के लिए, और जो तीसरी ब्रांच थी वो जो दूसरा साल था वो पूरा मैंने तीसरी ब्रांच में स्पेंड किया था। तो जो मेरी पहली ब्रांच थी वो थी एक रिटेल ब्रांच, जहाँ पे हमें रिटेल बैंकिंग के बारे में सिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहला साल होता है SBI PO का, उस साल में उनको क्लरिकल काम ही करने पड़ते हैं, क्योंकि आप ब्रांच में नए नए आए हो, बैंक में नए नए आए हो, तो आपको आते ही उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक नहीं देता है। तो जो भी क्लरिकल काम होता है, बेसिकली जो मेकर का काम होता है, वो आप सीखते हो और वो आप इम्प्लीमेंट करते हो। अब एकदम से आपने सोचा होगा ये मेकर, ये क्या वर्ड मैंने यूज़ कर दिया। तो मैं आपको मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। SBI में या किसी भी बैंक में जो भी काम होता है वो 2 लोगों के थ्रू गुजरता है, एक मेकर और एक चेकर। जो मेकर होता है वो उस काम को करता है और चेकर जो होता है वो उस काम को चेक करता है, और उसी के बाद वो ट्रांजैक्शन पूरी होती है, वो काम पूरा होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस चीज को पूरा समझा देता हूँ। मान लो आप एक मेकर हो, एक कस्टमर आया, उसको 3 लाख रुपए का RTGS करवाना है। तो उसने जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भरे, एक चेक अपना भरा उसने, साथ में RTGS की स्लिप लगाई और उसको फिल करके आपको दे दिया। तो एज अ मेकर आप CBS सिस्टम में वो सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, जैसे अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, डेट, IFSC कोड, जो भी चीज़ वहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो आप उसको ट्रांसमिट करोगे और एक क्यू जनरेट हो जाती है। तो वो क्यू आप बताओगे एक ऑफिसर को, जिसके पास ऑथराइजिंग पावर होती है। क्लर्क्स के पास कभी भी ऑथराइजिंग पावर नहीं होती, वो सिर्फ ऑफिसर के पास होती है। तो उस क्यू को आप बताओगे ऑफिसर को, वो ऑफिसर उस क्यू को खोलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की है उसको ध्यान से पढ़ेगा, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं अकाउंट नंबर गलत लिख दिया हो या फिर अमाउंट गलत लिख दिया हो। अगर कुछ भी आपने गलती कर दी तो वो आपको रिटर्न कर देगा, आपको फिर से क्यू बनानी है। और अगर सब कुछ सही है तो जो ऑफिसर है उस क्यू को ऑथराइज करेगा और वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेकर और चेकर का। तो अपने प्रोबेशन पीरियड के फर्स्ट ईयर में आप सिर्फ एज अ मेकर काम करते हो, एज अ चेकर काम नहीं करते हो। इसका बेसिकली मतलब आप समझ लो कि आप पहले साल सिर्फ क्लर्क की तरह काम करोगे। और इसके अलावा आप क्या काम करते हो एज अ मेकर? जो भी बेसिक काम होते हैं रिटेल बैंकिंग में, जैसे यूनो रजिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट क्लोजर, RTGS, नेफ्ट की क्यूज बनाना, ATM, चेकबुक इशुएंस हो गया, और इसके अलावा जो क्रॉस सेलिंग होती है वो भी करवाई जाती है। अब आप ऐसे मत समझो कि आप PO हो तो सिर्फ आपसे ही क्रॉस सेलिंग करवाएंगे, उसमें पूरा ब्रांच का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन क्रॉस सेलिंग में क्या क्या होता है, जैसे बैंक होता है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। प्री अप्रूव पर्सनल लोन हो गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, यूनो रजिस्ट्रेशन हो गए, अकाउंट ओपनिंग के आपको टारगेट्स मिलते हैं। तो वो पूरी ब्रांच को थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना होता है अपनी साइड से। तो ये सब काम आप करते हो अपने फर्स्ट ईयर में, और ये चीज़ मैंने की थी अपने फर्स्ट ईयर में। और अब इसके बाद मेरी फर्स्ट ब्रांच का टेन्योर हो गया था पूरा, मैं गया था सेकंड ब्रांच में। और सेकंड ब्रांच में जाते ही पहले ही दिन मैंने काम किया था सर्वे का। अब सर्वे मैंने किस चीज़ का किया था? मान लो कोई कस्टमर होम लोन लेता है बैंक से, तो जो फील्ड ऑफिसर है, जो लोन को सैंक्शन करता है, उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जो SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको फॉलो करना होता है। और उसमें सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्री सैंक्शन सर्वे और पोस्ट सैंक्शन सर्वे। प्री सैंक्शन सर्वे का मतलब ये होता है कि जब भी कस्टमर को लोन चाहिए तो वो पूरा फॉर्म भर के लाएगा, रजिस्ट्री लेकर आएगा लैंड की, कि उसको मेरे को यहाँ पे घर बनाना है, मेरे को उसके लिए होम लोन चाहिए। तो जो ऑफिसर होता है उसको सब कुछ चीज़ें कंफर्म करनी होती है कि जिस एड्रेस पे वो लैंड है वो वहाँ पर है या नहीं है, जितना एरिया का है वो उतना एरिया का है या नहीं है, वो रजिस्ट्री सही में उसके नाम पे है या नहीं है। ये सब चीज़ें प्री सैंक्शन सर्वे में असर्टेन करनी होती है। उसी के बाद लोन सैंक्शन होता है। अब एक बार लोन सैंक्शन हो गया,
तो उसके बाद उसको ये भी असरटेन करना है कि जिस चीज़ के लिए लोन दिया गया है वो क्या उसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या कहीं और यूज़ हो रहा है। तो लोन देने के बाद जो ऑफिसर होता है उसको जाके चेक करना होता है कि वहाँ पे घर बन गया नहीं बना, वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ लेनी होती है खुद के साथ कि हाँ मैं वहाँ पर गया था, और जो लोकेशन होती है उसके कोऑर्डिनेट्स भी वहाँ पर फाइल में आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये सब फोटोज़ जो भी लोन की फाइल होती है उसमें आप अटैच करते हो और इस तरीके से आपकी पूरी फाइल कंप्लीट होती है। तो ये सब काम करने होते हैं, तो वो काम भी मैंने किया था। और इसके अलावा जो भी काम मैं फर्स्ट ब्रांच में कर रहा था मैंने वही काम कंटिन्यू किया था सेकेंड ब्रांच में भी। हालांकि जो हमारी सेकेंड ब्रांच थी वो एसएमई ब्रांच थी जिसमें हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो लोन्स होते हैं उसके बारे में सीखना था, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी एक एम्प्लॉय था जो ये सब काम कर रहा था। तो मैंने वहाँ पर भी जो नॉर्मल मैंने फर्स्ट ब्रांच में काम किया मैंने उसी काम को कंटिन्यू किया था। तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे निकल गया। इसके अलावा जो क्रॉस सेलिंग होती है वो तो जब तक आप ब्रांच में हो पोस्टेड तब तक वो कंटिन्यू ही रहती है, भले ही आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हो या फिर आप कंफर्म हो गए हो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था प्रोबेशन का उसमें मैंने ये सब काम किया था। अब स्टार्ट होता है मेरा सेकेंड ईयर ऑफ प्रोबेशन। तो जैसे ही मेरा सेकेंड ईयर ऑफ प्रोबेशन स्टार्ट हुआ मैं बन गया मेकर से एक चेकर, और सेकेंड ईयर में मेरे प्रोबेशन की मैंने ऑफिसर वाले काम किए। जो भी एक ऑफिसर काम करेगा वो मैंने सेकेंड ईयर में करना स्टार्ट कर दिया था। और सेकेंड ईयर में मैं एक फील्ड ऑफिसर के साथ अटैच था, और जो भी वो काम करते थे फील्ड ऑफिसर उनका काम था होम लोन करना, पर्सनल लोन, पेंशन लोन और 4 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन करने का काम था। तो मैं उनको हेल्प करता था और उनके अंडर रह के मैंने पर्सनल लोन और पेंशन लोन भी काफ़ी किए हैं। इसके अलावा जब भी कोई लेट्स से ऑफिसर छुट्टी पे रहता था तो उनकी जगह जाके मैं बैठता था। लेट्स से सर्विस मैनेजर छुट्टी पर है तो उनकी जगह जाके मैं बैठता था, और फिर जो भी क्यूज क्लर्क्स यानी कि मेकर बनाते थे उनको मैं पास किया करता था। कुछ भी क्यू हो गई, केवाईसी का हो गया, नेफ्ट आरटीजीएस हो गई, अकाउंट ओपनिंग हो गई, वो क्यू बनाते थे, मैं उन क्यूज को चेक करके या तो रिजेक्ट करता था या पास करता था। तो सेकेंड ईयर में मेरे प्रोबेशन के मैंने ये सब काम किया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्रॉस सेलिंग तो आपको करनी ही पड़ती है, तो इन सब कामों के साथ मैंने क्रॉस सेलिंग भी की थी। और मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने प्रोबेशन पे होते हो उस टाइम आपके पास कोई भी पोर्टफोलियो अलॉटेड नहीं होता, और इसीलिए यही कारण है कि आपसे हर टाइप का काम करवाया जाता है। जो भी वैकेंसी होगी आपकी ब्रांच में आपको वो काम करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी कोई भी पोर्टफोलियो अलॉटेड नहीं है। तो आप मेंटली तैयार हो जाओ कि आप अपने प्रोबेशन के 2 साल हर टाइप का काम करोगे। तो दोस्तों ये था मेरा प्रोबेशन का एक्सपीरियंस, मैंने क्या क्या काम किया और आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। और अब मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ कि क्या एक एसबीआई क्लर्क ऑफिसर बन सकता है या नहीं बन सकता। इसका सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट एसबीआई प्रमोट करता है, एनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एसबीआई क्लर्क्स ऑफिसर बने ताकि उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना करना पड़े। तो इसमें 2-3 केसेस होते हैं। पहला तो केस ये है कि बहुत सारे क्लर्क्स होते हैं जो ऑफिसर नहीं बनना चाहते तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा केस ये होता है कि अगर आपने जैब और कैब एग्जाम्स होते हैं, अगर उनको आपने क्लियर किया है, मान लो आपने ज्वाइन करते ही उन एग्जाम्स को दिया और आपने क्लियर कर दिया, तो जस्ट आफ्टर 3 years ऑफ योर ज्वाइनिंग आप एलिजिबल हो जाते हो एक ऑफिसर बनने के। और अगर आपने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया फिर भी आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है 6 years की, 6 साल के बाद। और 3 साल के बाद एक सिंपल सा एग्जाम होता है, बहुत सिंपल होता है। वो क्लियर करने के बाद आप एक टीओ बन जाते हो। टीओ मतलब ट्रेनी ऑफिसर। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उनको बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, जिनका प्रोबेशन होता है 2 साल का। क्लर्क से जो बनते हैं उनको बोलते हैं ट्रेनी ऑफिसर, जिनका प्रोबेशन होता है सिर्फ 6 months का। और उन 6 महीनों में वो सिर्फ ऑफिसर वाला काम करते हैं जो मैंने सेकेंड ईयर में किया था अपने प्रोबेशन के। और जैसे उनके 6 महीने खत्म होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं और वो एक स्केल 1 ऑफिसर बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और वहीं पे प्रोबेशनरी ऑफिसर के 2 साल कंप्लीट होने के बाद वो बनते हैं एक असिस्टेंट मैनेजर यानी स्केल 1 ऑफिसर। और जो क्लर्क होते हैं वो पहले 3 साल जब तक ऑफिसर नहीं बनते हैं तब तक वो मेकर वाला काम करते रहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, जो मैंने एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर अपने फर्स्ट ईयर में किया था। वो सब काम एक क्लर्क करते रहते हैं जब तक वो ऑफिसर नहीं बनते हैं। अदरवाइज अगर वो प्रमोशन नहीं लेते हैं तो वो क्लरिकल कैडर में ही प्रमोट होते रहते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में लगते ही आप जूनियर एसोसिएट बनते हो, फिर आप बनोगे एसोसिएट, फिर आप बनोगे चीफ एसोसिएट, फिर ऐसे करते करते आपका क्लरिकल जो कैडर होता है उसी में आपका प्रमोशन होता रहता है। और प्रोबेशन के टाइम में आपको कोई भी केबिन अलॉट नहीं होता है।
जो भी दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, सर्विस मैनेजर होते हैं, उनके साथ बैठ के आपको काम करना होता है। तो आपको टेबल मिलेगी, एक आपको कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा, आप वहाँ पर बैठ के काम करते हो, लेकिन आपको एक अलग से केबिन नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था वो काम जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर करता है अपने 2 साल के प्रोबेशन में। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक कंफर्म्ड ऑफिसर बन जाते हो उसके बाद आप किस टाइप का काम करते हो, उसके बाद आपका करियर प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रमोशंस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बने रहो एंड ऑल द बेस्ट।